नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब भी हम मिलिट्री पावर के अंदर बड़े देशों का नाम लेते हैं तो उनके अंदर इंडिया का भी नाम आता है। और हमारे देश के पास अच्छे खासे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम ऐसा कह भी सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, एक ग्लोबल पावर बनने के लिए हमें दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। एक इंजन की, यानी कि फाइटर जेट इंजन, या फिर दोस्तों हम कहें कि किसी भी एयरक्राफ्ट का इंजन उसे बनाने की, और साथ ही एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी दोस्तों, दुनिया के अंदर अगर हम सुपर पावर का नाम ले तो इसके अंदर अमेरिका, रशिया और चाइना का नाम आता है। और अगर पास्ट के अंदर जाएं तो केवल रशिया और अमेरिका का। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये अपनी पावर का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते थे, यानी कि अपने पड़ोसी देशों के अगेंस्ट ही ये पावरफुल नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने पर पहुंच के अपने वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते थे। और इसका बड़ा कारण था यूएस के पास थे उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी वजह से वो कहीं भी अपनी सारी चीज़ें ले जा सकता था। और अगर रशिया की बात करें तो रशिया के पास ऐसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे जो मिलिट्री वेपन को कहीं पर भी पहुंचा सकते थे, और वो भी थोड़े समय में। और दोस्तों, अगर हम यूएस एयरफोर्स की भी बात करें तो उसके पास भी बहुत से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसकी सहायता से यह अपने हेलीकॉप्टर या फिर अपने अन्य वेपन सिस्टम को कहीं भी पहुंचा सकता है। और अभी इसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सहायता से ये अपनी ट्रूप्स, आर्टिलरी और इसके अलावा फ्यूल या फिर फूड कहीं भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, सभी देश ऐसे नहीं हैं जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बना सकते हैं, और यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने की क्षमता किसी भी देश की एरोनॉटिकल इंडस्ट्री या फिर उसकी एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में बताता है कि कितनी इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है और कितना वह पावरफुल है। और अभी दोस्तों, यूएस और रशिया के बाद में एक तीसरा देश भी इसके अंदर उभर के आ रहा है, और वो है दोस्तों चाइना। और वो अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा है इस क्षेत्र के अंदर भी। अभी दोस्तों, अगर हम बात करें तो रशिया के पास में IL-76 एयरक्राफ्ट है। ये एक्चुअल में सोवियत यूनियन के टाइम का एयरक्राफ्ट है, और इसकी क्षमता की बात करें तो ये 48 टन का लोड लेके जा सकता है, और इसकी रेंज 4400 किलोमीटर है। और इसे इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती आ रही है। और अभी दोस्तों, रशिया ने इसका नया वर्जन भी बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें लेटेस्ट दोस्तों IL-76 का 90A वर्जन आता है। वहीं दोस्तों, यूएस एयरफोर्स की बात करें तो उसके पास में C-17 एयरक्राफ्ट है, और ऐसे 222 एयरक्राफ्ट अभी उसके पास सर्विस में है। और दोस्तों, इनकी क्षमता की बात करें तो ये 77 टन का पेलोड लेके जा सकता है, और इसकी रेंज 4444 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि यूएस एयरफोर्स के बाद में सबसे ज़्यादा ये एयरक्राफ्ट अगर किसी देश के पास में है तो वो इंडिया के पास में है। और इंडिया को ही लास्ट इसका एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चर हुआ था वो इंडिया को ही दिया गया था, और उसके बाद में इसे बनाना बंद कर दिया गया है। और अभी दोस्तों, अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना का शियान Y-20 एयरक्राफ्ट है जो इसी तरह का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इसकी क्षमता की बात करें तो 55 टन का पेलोड लेके जा सकता है, और 7500 किलोमीटर इसकी रेंज है। हालांकि दोस्तों, अभी भी C-17 इससे ज़्यादा बेहतर समझा जाता है बहुत सी चीज़ों के अंदर, लेकिन IL-76 से ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और दोस्तों, चाइना इससे आगे की भी सोच रहा है, वह एयर रिफ्यूलिंग टैंकर को बनाने की भी सोच रहा है। ऐसे भी उसके प्लान है। जबकि दोस्तों, इंडिया अभी इसके लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर करता है, और अभी दोस्तों उसने एयरबस के C-295 एयरक्राफ्ट को लीज पे लेना है। इसमें समय भी लग जाएगा, और अभी इंडिया उसे लीज पर ही ले रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी यहाँ पर न होने की वजह से या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से इंडिया को और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। और वो दोस्तों है इसकी अवेलेबिलिटी की, क्योंकि इसके स्पेयर्स की वजह से या फिर ओवरहोल की वजह से ये सारे एक समय पर अवेलेबल भी नहीं होते, और इसके अलावा स्पेयर्स की दिक्कत की वजह से कई बार ग्राउंडेड भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इंडिया को खुद बहुत ज़रूरी है कि वह ऐसे एयरक्राफ्ट का निर्माण करे। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ इसके अंदर होती है वो इसका टर्बोट्रोप या फिर टर्बोशाफ्ट इंजन, क्योंकि वही इसे पावर देने का काम करता है। और इसे जब तक हम लोकली नहीं बनाते तब तक हम पूरी तरह से इसके अंदर आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हालांकि दोस्तों, अभी इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है। अभी हम तेजस फाइटर जेट भी बना चुके हैं। इसका MK-1A वर्जन भी अभी जल्द ही तैयार होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट और तेजस MK-2 के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और ये भी दोस्तों जल्द ही अपने समय के हिसाब से पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी इनके इंजन के लिए हम दूसरे देशों पर ही निर्भर करते हैं। अभी हमने तेजस फाइटर जेट बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय लिया है, और इसके इंजन के लिए अभी हम जनरल इलेक्ट्रिक पर ही निर्भर करते हैं जो अमेरिकन कंपनी है।
और दोस्तों अभी कोविड का समय चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि ये एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कितना ज़्यादा काम आ रहे हैं। दूसरे देशों से जो टैंकर लाए जा रहे हैं, स्पेशली क्रायोजेनिक टैंकर ऑक्सीजन के लिए, उन्हें भी यही लेके आ रहे हैं और देश में भी कई हिस्सों तक पहुंचाने के लिए इन्हीं की सहायता ली जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की है और एक फाइटर जेट इंजन की है। और दोस्तों फाइटर जेट इंजन के लिए आपको पता है कि इंडिया अभी फॉरेन कोलैबोरेशन करने की सोच रहा है और बातचीत चल रही है 110 किलो न्यूटन के नेक्स्ट जनरेशन के इंजन के लिए। और अभी हमारा कावेरी इंजन के जरिए एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हम इसे अगले 5 से 7 सालों के अंदर बना लेंगे। लेकिन जहाँ तक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात है, तो इसके लिए हमें तेजस एयरक्राफ्ट से सीखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन इसकी बहुत सी चीज़ें हमने यहीं पर मैन्युफैक्चर कर ली है इंजन को छोड़ के। तो ऐसे में हम यही प्लान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ में भी कर सकते हैं और इसमें दोस्तों हमें सफलता भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा अभी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। केवल इंजन हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और जब हमारा इंजन तैयार हो जाएगा तो उसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी आगे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।